नमस्कार विद्यार्थियों, वीएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने किसी प्रमेय संख्या की तुल्य प्रमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखा। आज हम चारों गणितीय क्रियाओं योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत प्रमेय संख्याओं को 3 गुणधर्मों की कसौटी पर लेंगे। 3 गुणधर्म है, वो है, पहला गुणधर्म है संवर्तता, दूसरा क्रम विनिमेयता और तीसरा है साहचर्यता गुणधर्म। सबसे पहले हम जांच करेंगे कि किन किन गणितीय क्रियाओं के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं संवर्त होती हैं। प्रमेय संख्याओं की संवर्तता की जांच करने से पहले हम ये जानेंगे कि संवर्तता क्या होती है। संवर्तता का अर्थ संवर्त गुणधर्म को जानेंगे। किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं में कोई गणितीय क्रिया योग, व्यवकलन, गुणन या भाग की जाए तो प्राप्त क्रियाफल भी एक प्रमेय संख्या ही हो तो उस क्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं संवर्त होती हैं। यानी दो प्रमेय संख्याओं के अंतर्गत हमें इन चारों में से कोई भी एक क्रिया करें तो जो प्राप्त परिणाम है वह भी हमें प्रमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं उस क्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं संवर्त हैं। अब हम गणितीय चारों क्रियाओं के अंतर्गत प्रमेय संख्याओं की संवर्तता की जांच करेंगे। सबसे पहले हम योग के अंतर्गत प्रमेय संख्याओं की संवर्तता की जांच करते हैं। तो मान लीजिए कोई दो प्रमेय संख्याएं a और b हैं जिनका योग हम ज्ञात करते हैं a प्लस b। उदाहरण के लिए जैसे एक प्रमेय संख्या है -5.4 और दूसरी प्रमेय संख्या है -7.6। अब इन दोनों का यदि हम योग ज्ञात करते हैं तो लघुत्तम लेकर के इसको अब आगे हल करेंगे तो हमें इनका योगफल -29/12 प्राप्त होगा जो एक प्रमेय संख्या है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। -3/8 और 9/10 इन दोनों का योग ज्ञात करते हैं। तो योग ज्ञात करेंगे तो हम हल करेंगे तो हमें योगफल 21.40 प्राप्त होगा। तो 21.40 भी एक प्रमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें एक संख्या है 0, दूसरी प्रमेय संख्या है -3/4। दोनों प्रमेय संख्याएं हैं, इन दोनों का हम योग ज्ञात करते हैं तो योगफल हमें -3/4 प्राप्त होता है। यह भी एक प्रमेय संख्या है। एक उदाहरण और लेते हैं हम। एक संख्या है 8/17, दूसरी संख्या है 1। दोनों प्रमेय संख्याएं हैं, दोनों का योग ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 25/17। यह भी एक प्रमेय संख्या है। इस प्रकार हमने 4 उदाहरणों से ये देखा कि प्रत्येक बार दो प्रमेय संख्याओं का योगफल एक प्रमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो प्रमेय संख्याओं a और b का योगफल भी एक प्रमेय संख्या ही प्राप्त होता है। और जब योगफल भी प्रमेय संख्या ही प्राप्त होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो प्रमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं सदैव संवर्त होती हैं। अब हम प्रमेय संख्याओं की संवर्तता की जांच व्यवकलन यानी घटाव के लिए करेंगे। यदि दो प्रमेय संख्याएं a और b लें
तो इनका व्यवकलन a माइनस बी ज्ञात करेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक संख्या है 3/4 और दूसरी संख्या -11/6। तो 3/4 में से 11/6 का घटाव करते हैं। तो हम इसको हल करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इसका मान 31/12 आता है, जो एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक परमेय संख्या -1, इसमें से दूसरी परमेय संख्या 5/12 का व्यवकलन करते हैं। तो व्यवकलन करने पर हम इसको हल करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका मान -17/12 आता है। यह भी एक परमेय संख्या के रूप में है। इसी प्रकार हम एक तीसरा उदाहरण लेंगे, जहाँ 0 में से एक परमेय संख्या 0, इसमें से 1/2 का घटाव करेंगे। तो घटाव करने के बाद हम प्राप्त करते हैं कि परिणाम -1/2 के रूप में आता है, जो भी एक परमेय संख्या है। तो हम देखते हैं प्रत्येक स्थिति में दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन भी एक परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत भी परमेय संख्याएं संवर्त हैं। अब हम परमेय संख्याओं की संवर्तता की जांच गुणन क्रिया के अंतर्गत करेंगे। तो गुणन क्रिया के लिए दो परमेय संख्याएं a और b का गुणनफल ab ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए एक परमेय संख्या -4/3, दूसरी 2/5, इनका दोनों का गुणनफल आता है -8/15। तो गुणनफल भी अपने आप में एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक परमेय संख्या 0 और दूसरी परमेय संख्या -5/8, इन दोनों का गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल हमें 0 के रूप में प्राप्त होता है। तो 0 भी अपने आप में एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। एक परमेय संख्या है 3/4 और दूसरी है -16/15, जिनका गुणनफल प्राप्त होता है -48/60। या -48/60 में 12 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसे हम 12 से दोनों को काटते हैं तो परमेय संख्या हमें -4/5 प्राप्त होती है। यह भी एक परमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणन क्रिया के अंतर्गत भी परमेय संख्याएं हैं, उनका गुणनफल एक परमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि गुणन क्रिया के अंतर्गत भी परमेय संख्याएं संवर्त हैं। अब हम भाग के लिए संवर्तता की जांच करेंगे। मान लीजिए दो परमेय संख्याएं a और b हैं, जिनका भाग a भाग b याद कर रहे हैं हम। यहाँ एक ध्यान देने की बात है, जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो संख्या कभी शून्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शून्य का भाग सदैव वर्जित होता है। b का मान यहाँ शून्य नहीं हो सकता भाग देते समय। तो इसकी संवर्तता की जांच करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक परमेय संख्या है -4/9 और इसमें भाग लगा रहे हैं हम 3/2 का। तो भाग को गुणा में परिवर्तित करने के लिए संख्या के अंश और हर बदल जाते हैं। तो ये -4/9 गुणा 2/3 हो जाएगी, जिसका हल होगा वो -8/27 है, जो अपने आप में एक परमेय संख्या है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक परमेय संख्या -1/2 और इसमें भाग लगाना हमें -3/4 का। तो भागफल हमें प्राप्त होता है -4/-6। दोनों अंश और हर ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो
ऋणात्मक पूर्णांक दोनों होने से संख्या पूर्ण रूप से अपने आप में धनात्मक हो जाएगी। तो संख्या 4/6 हो गई और इन दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसका भाग लगाने पर दोनों में परमेय संख्या हमें 2/3 के रूप में प्राप्त होती है, जो अपने आप में परमेय संख्या है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत भी परमेय संख्याएं समवर्त होती हैं, यानी भाग के अंतर्गत भी परमेय संख्याएं समवर्त हैं। तो हमने देखा चारों गणितीय क्रियाओं के अंतर्गत परमेय संख्याएं समवर्त हैं, यानी योग, व्यवकलन, गुणन व भाग चारों क्रियाओं के अंतर्गत परमेय संख्याएं सदैव समवर्त होती हैं। जिस प्रकार से हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा ये जांच की कि चारों गणितीय क्रियाओं के अंतर्गत परमेय संख्याएं समवर्त होती हैं, उसी प्रकार हम प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में भी जांच कर सकते हैं कि ये संख्याएं भी समवर्त हैं अथवा नहीं। तो इन सब प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं की समवर्तता की जांच करेंगे तो हम पाएंगे, कुछ उदाहरण लेके हम जांच कर सकते हैं। मैं संक्षिप्त में आपको सीधा बता देता हूं कि कौन कौन सी संख्याओं की कौन कौन सी क्रियाएं समवर्त होती हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समवर्त होती हैं, जबकि ये व्यवकलन और भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती हैं। कुछ उदाहरणों से इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं भी योग और गुणन के अंतर्गत समवर्त होती हैं, जबकि व्यवकलन और भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन इन तीनों के अंतर्गत समवर्त होती हैं, जबकि भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती हैं। अब मैं आपको संख्याओं के क्रम विन्वय गुणधर्म के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी गणितीय क्रियाओं के अंतर्गत परमेय संख्याएं क्रम विन्वय होती हैं। क्रम विन्वय ताकि जांच करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्रम विन्वयता गुणधर्म क्या होता है। क्रम विन्वयता गुणधर्म को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं में कोई एक गणितीय क्रिया योग, व्यवकलन, गुणन या भाग करने पर प्राप्त क्रियाफल तथा उन्हीं दो संख्याओं का क्रम बदलकर पुनः वही क्रिया, जैसे योग, व्यवकलन, गुणन या भाग जो पहले की हमने, वही करने पर प्राप्त क्रियाफल दोनों स्थितियों में समान हो, तो उन संख्याओं में क्रम विन्वयता का गुणधर्म लागू होता है, अन्यथा नहीं लागू होता। तो हम कह सकते हैं यदि कोई दो संख्याओं में कोई एक गणितीय क्रिया करने पर प्राप्त क्रियाफल तथा उन दोनों संख्याओं का क्रम बदलकर पुनः वही गणितीय क्रिया करने पर प्राप्त क्रियाफल दोनों स्थितियों में समान हो, तो संख्याओं में क्रम विन्वय गुणधर्म लागू होता है। अब क्रम विन्वय गुणधर्म को सबसे पहले हम परमेय संख्याओं के लिए जांच करेंगे। परमेय संख्याओं के लिए क्रम विन्वयता की जांच में सर्वप्रथम हम योग के अंतर्गत जांच करेंगे कि योग के अंतर्गत दो परमेय संख्याएं क्रम विन्वय होती हैं अथवा नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए हम योग के लिए कोई दो परमेय संख्याएं लेंगे, जैसे दो परमेय संख्याएं हैं a तथा b, तो उनका
एक बार योग करेंगे हम a प्लस बी, दूसरी बार क्रम बदल करके योग करेंगे b प्लस a। यदि दोनों स्थितियों में योग समान आता है तो योग के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्रम विनिमय होंगी, अन्यथा नहीं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। से पहली संख्या है -3/8 और दूसरी संख्या है -4/5। अब हम इन दोनों का योग करते हैं a प्लस बी के अनुसार। तो योग करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि इनका योगफल -47/40 आता है। अब हम दूसरी बार इनका क्रम बदल करके योगफल ज्ञात करते हैं। पहले -4/5 में अब की बार -3/8 जोड़ते हैं। तो योग हम करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि योगफल इस बार भी -47/40 प्राप्त होता है। तो दोनों स्थितियों में योगफल समान प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और लेते हैं। पहली संख्या है 4/5 और इसमें जोड़ते हैं हम दूसरी संख्या -7/10। इनका योग करते हैं तो आप देखोगे, योग को हल करोगे तो इसका योग आएगा +1/10। दूसरी बार हम क्रम बदल करके इनका योग करते हैं। क्रम बदल के योग करते हैं तो -7/10 में जोड़ते हैं 4/5। तो योगफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो योगफल अब भी -1/10 आता है, +1/10 आता है। तो दोनों स्थितियों में योगफल 1/10 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर यहाँ भी b प्लस a होगा। तो जब दोनों स्थितियों में हम योगफल क्रम बदलने के बाद भी वही प्राप्त करते हैं तो हम कह सकते हैं कि योगफल के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्रम विनिमय, योगफल के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्रम विनिमय हैं। अब हम व्यवकलन के अंतर्गत प्रमेय संख्याओं की क्रम विनिमयता की जांच करेंगे। व्यवकलन यानी घटाव। घटाव के लिए मान लीजिए दो प्रमेय संख्याएं हैं, एक a और दूसरी b। तो a और b का घटाव a माइनस b होगा। हम क्रम बदल करके घटाव करेंगे तो ये घटाव b माइनस a हो जाएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं। पहली स्थिति में घटाव a माइनस b और दूसरी स्थिति में घटाव b माइनस a दोनों ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए दो प्रमेय संख्याएं हैं, एक है -17/15 और दूसरी है -7/6। तो पहली बार -17/15 में से हम घटाते हैं -7/6 को। तो हम देखते हैं -17/15 में से -7/6 को घटाते हैं तो हमें 1/30 प्राप्त होता है। दूसरी बार में हम इन्हीं संख्याओं का क्रम बदल के घटाते हैं। अब की बार -7/6 में से हम -17/15 घटा रहे हैं। तो ये -7/6 में से -17/15 घटाने पर हम प्राप्त करते हैं कि इस बार मान -1/30 आता है। पूर्व में जो मान आया था वो +1/30 है, दूसरी बार में -1/30। तो दो प्रमेय संख्याओं का घटाव समान संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं दो a माइनस बी बराबर नहीं है,
b माइनस a। और जब ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्रम विन्वय नहीं है। अब हम गुणन क्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याओं की क्रम विन्वयता की जांच करते हैं। तो गुणन क्रिया के अंतर्गत मान लेते हैं हम दो प्रमेय संख्याएं ले रहे हैं, एक a है और दूसरी b है। तो इनकी क्रम विन्वयता की जांच करने के लिए हम एक बार a गुणा b और दूसरी बार क्रम बदल के b गुणा a ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक प्रमेय संख्या है 7/4 और दूसरी प्रमेय संख्या है -8/5। तो इन दोनों का गुणनफल पहले a गुणा b के रूप में करते हैं और दूसरी बार में इनका क्रम बदल के गुणनफल b गुणा a के रूप में, यानी -8/5 इंटू 4/7। तो गुणनफल जब हम दोनों रूप में ज्ञात करते हैं तो दोनों पहली बार में हमें -32/35 प्राप्त होता है, तो दूसरी बार में भी गुणनफल हमें -32/35 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a इंटू बी बराबर है b इंटू ए। तो प्रमेय संख्याओं के गुणनफल में क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं आता। तो एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 3/5 और दूसरी है 0, और तो इनका क्रम बदलते हैं तो 0 को 3/5 से गुणा करते हैं। दोनों स्थितियों में हम देखते हैं गुणनफल पहली स्थिति में भी 0 प्राप्त होता है, दूसरी स्थिति में भी 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी कि b गुणा a बराबर है a गुणा b। हम एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 1/2 और दूसरी संख्या है -5/7। तो इनका गुणनफल होगा -5/14। अब इनका क्रम बदलते हैं, -5/7 को 1/2 से गुणा करते हैं, तो इस स्थिति में गुणनफल प्राप्त होता है -5/14। तो हम देखते हैं तीनों ही स्थितियों में हमें क्रम बदलने के बाद भी गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है, गुणनफल का मान समान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं a गुणा b बराबर होगा b गुणा a। तो प्रमेय संख्याओं के लिए हम कह सकते हैं कि गुणनफल के अंतर्गत, यानी गुणन क्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं सदैव क्रम विन्वय होती हैं। अब हम प्रमेय संख्याओं की क्रम विन्वयता की जांच भाग की क्रिया के लिए करेंगे। भाग की क्रिया के लिए मान लीजिए दो प्रमेय संख्याएं a और b का भाग पहली बार में a भाग b, तो दूसरी बार में क्रम बदल करके b भाग a ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में भाग देते समय भाजक 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पर a व b का मान 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 तथा b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पहली बार के क्रम में b का भाग दिया जाता है और दूसरी बार में a का भाग दिया जाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 3/5 और दूसरी संख्या है 4/3। 3/5 में एक बार 4/3 का भाग लगाते हैं, दूसरी बार क्रम बदल के 4/3 में 3/5 का भाग लगाएंगे। तो हम देखेंगे पहली बार में भागफल जो हमें प्राप्त होता है वो 9/20 प्राप्त होता है, लेकिन दूसरी बार में क्रम बदलने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है वो 20/9 प्राप्त होता है। तो दोनों स्थितियों में भागफल समान नहीं है, अतः a भाग b नॉट इक्वल टू b भाग a। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग की क्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्रम विन्वय नहीं है। तो निष्कर्ष रूप में हम
चारों गणितीय क्रियाओं की क्रम विनिमयता को इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि योग एवं गुणन क्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्रम विनिमय हैं, परंतु व्यवकलन और भाग के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। अब हम प्रमेय संख्याओं को सहचार्य गुणधर्म की कसौटी पर लेंगे। सहचार्य गुणधर्म के अंतर्गत जो अपने चारों गणितीय क्रियाएं हैं, योग, गुणन, व्यवकलन और भाग के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं सहचार्य हैं अथवा नहीं। ये जांच करने के लिए हमें पहले सहचार्य गुणधर्म को समझना पड़ेगा। सहचार्य गुणधर्म क्या है? सहचार्य गुणधर्म तीन संख्याओं के साथ कोई एक गणितीय क्रिया इस प्रकार करें कि पहली बार में पहली व दूसरी संख्या के क्रियाफल के साथ तीसरी संख्या का क्रियाफल ज्ञात करें तथा दूसरी बार में दूसरी व तीसरी संख्या के क्रियाफल के साथ पहली संख्या का क्रियाफल ज्ञात करें। यदि दोनों स्थितियों में अंतिम क्रियाफल समान हो तो सहचार्यता का गुणधर्म लागू होता है, अन्यथा नहीं। तो सहचार्यता के गुणधर्म को सबसे पहले हम योग क्रिया के अंतर्गत जांच करेंगे कि प्रमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत सहचार्यता गुणधर्म लागू होता है अथवा नहीं। तो योग के लिए हम तीन प्रमेय संख्याएं लेंगे, A, B और C, और इनकी सहचार्यता की जांच करने के लिए हम पहली दो संख्याओं का योग करेंगे, A और B का। इस योग फल में तीसरी संख्या जोड़ेंगे। दूसरी बार में हम ऐसा नहीं करके पहले दूसरी और तीसरी द्वितीय एवं तृतीय संख्या का योग करेंगे और उसमें अब पहली संख्या जोड़ेंगे। यदि दोनों स्थितियों में योगफल समान प्राप्त होता है तो हम ये कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं सहचार्य हैं, अन्यथा नहीं। तो एक उदाहरण लेते हैं हम। तीन संख्याएं हैं। एक संख्या है 2/3, दूसरी है -1/4 और तीसरी संख्या है -3/5। पहली बार में A + B यानी पहली दो संख्याओं के योग के बाद में तीसरी संख्या इनके योग में जोड़ते हैं तो देखो योगफल हमें प्राप्त होता है। इसको हल करेंगे तो हमें योगफल, अंतिम योगफल प्राप्त होता है -11/60। दूसरी बार में हम पहली संख्या को छोड़कर द्वितीय एवं तृतीय संख्या का योग ज्ञात करेंगे। इस योग में फिर पहली संख्या को जोड़ देंगे और अंतिम योगफल हमें इस स्थिति में -11/60 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में योगफल समान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि A + B + C बराबर है A B + C। तो यहाँ सहचार्यता का गुणधर्म लागू है और सहचार्यता का गुणधर्म लागू है तो हम कह सकते हैं योग के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं सहचार्य हैं। आगे हम व्यवकलन के अंतर्गत प्रमेय संख्याओं की सहचार्यता की जांच करेंगे। तो व्यवकलन के लिए हम तीन प्रमेय संख्याएं A, B व C लेते हैं। तो इनकी सहचार्यता की जांच के लिए A - B यानी पहली दो संख्याओं का अंतर का जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें से C को घटाएंगे। तो ये जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है, ये परिणाम यदि दूसरी बारी में हम दूसरी दो संख्याओं के अंतर को पहली संख्या में से घटाएंगे तो दोनों स्थितियों में
जो प्राप्त परिणाम है वो समान आता है तो व्यवकलन के लिए सहचार्यता लागू होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। 3 संख्याएं हैं, पहली है -4/5, दूसरी 1/2, तीसरी है -3/5। पहली बार में हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं, तो हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं तो हम पाएंगे कि पहली संख्या को दूसरी में से घटाने पर -13/10 आया। अब इस -13/10 में से तीसरी संख्या -3/5 घटाते हैं तो हमें -7/10 प्राप्त होता है। दूसरी बारी में हम दूसरी संख्या में से तीसरी संख्या घटाएंगे, तो दूसरी संख्या में से तीसरी संख्या घटाते हैं 1/2 में से -3/5 तो हमें 11/10 प्राप्त होता है। इस 11/10 को पहली संख्या में से घटाते हैं तो हमें -19/10 प्राप्त होता है। तो दोनों स्थितियों में परिणाम समान प्राप्त नहीं होता है, और दोनों स्थितियों में परिणाम समान प्राप्त नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि a - b - c बराबर नहीं है a - b - c। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत परमेय संख्याएं साहचर्य नहीं है। अब हम परमेय संख्याओं को गुणन क्रिया की सहचर्यता की कसौटी पर कसते हैं। तो गुणन क्रिया के लिए 3 परमेय संख्याएं a, b और c लेते हैं। अब सहचर्यता की कसौटी पर कसने के लिए पहले a और b का गुणा करेंगे और गुणनफल को फिर c से गुणा करेंगे। दूसरी बारी में b व c का गुणा करेंगे और गुणनफल को a से गुणा करेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं 3 संख्याओं का। पहली संख्या है 4/5, दूसरी -2/5 और तीसरी 6/7। पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें -8/25 प्राप्त होता है, और इस गुणनफल को फिर तीसरी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल -48/175 प्राप्त होता है। दूसरी बारी में दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, -2/5 व 6/7 का, तो गुणनफल हमें -12/35 प्राप्त होता है। अब इस गुणनफल को पहली संख्या से गुणा करते हैं तो हमें इस बार भी गुणनफल -48/175 प्राप्त होता है। तो दोनों स्थितियों में परिणाम समान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं a गुणा b इंटू c बराबर है a इंटू b गुणा c। तो हम कह सकते हैं कि गुणन क्रिया के अंतर्गत परमेय संख्याएं सहचार्य होती हैं। अब हम गुणन क्रिया के बाद भाग क्रिया के लिए परमेय संख्याओं की सहचार्यता की कसौटी पर कसते हैं। तो 3 परमेय संख्याएं a, b व c के लिए भाग क्रिया के अंतर्गत पहली बार में हम पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देंगे और भागफल में फिर तीसरी संख्या का भाग लगाएंगे। दूसरी बार में हम दूसरी संख्या में तीसरी संख्या का भाग लगाएंगे और भागफल का फिर पहली संख्या में भाग लगाएंगे। उदाहरण लेते हैं हम से पहली संख्या है 1/2, दूसरी है 3/4 और तीसरी है -5/7। पहली बार में हम 1/2 में 3/4 का भाग लगाते हैं तो हमें भागफल प्राप्त होता है 1/2 में 3/4 का भाग लगाते हैं तो 4/6 भागफल प्राप्त होता है। इस भागफल में फिर हम -5/7 का भाग लगाते हैं तो हमें अंतिम भागफल 28/30 प्राप्त होता है। दूसरी बारी में हम पहले दूसरी संख्या में तीसरी संख्या का भाग लगाते हैं, यानी 3/4 में -5/7 का भाग लगाते हैं तो हमें ये भागफल 21/-20 के रूप में प्राप्त होता है।
और इस भागफल का भाग फिर पहली संख्या में लगाते हैं तो हमें भागफल 20/42 के रूप में प्राप्त होता है। पहली संख्या में भागफल 28/30 आया था, जिसमें से सहभाज्य गुणांक निकालने पर हमें -14/15 प्रमेय संख्या प्राप्त हुई। लेकिन दूसरी बार में ये प्रमेय संख्या हमें -10/21 प्राप्त हुई। दोनों स्थितियों में परिणाम समान प्राप्त नहीं हुआ है, और समान प्राप्त नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ a भाग b भाग c बराबर नहीं है a भाग b भाग c। तो हम कह सकते हैं भाग के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम चारों क्रियाओं के लिए सारांश रूप में निष्कर्ष निकालते हैं कि योग व गुणन क्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं साहचर्य हैं, परंतु व्यवकलन व भाग के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं साहचर्य नहीं है। इसी प्रकार हम प्रमेय संख्याओं की तरह प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांक संख्याओं की साहचर्यता की भी जांच कर सकते हैं। तो मैं आपको संक्षिप्त रूप से प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं की साहचर्यता के बारे में बताऊंगा। योग एवं गुणन के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं साहचर्य हैं, परंतु व्यवकलन व भाग के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं साहचर्य नहीं है। इस बात को आप उदाहरणों के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब मैं आपको पाठ्य पुस्तक से हटकर मेरी तरफ से अभ्यास कार्य दे रहा हूं, जिसे अभ्यास 1.2 का नाम दिया गया है। आप इस लेक्चर को समझकर अभ्यास 1.2 के सभी प्रश्नों का हल अपने नोटबुक में करेंगे। अभ्यास 1.2 इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, कोई 3 उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि योग के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं समवर्त हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि प्रमेय संख्याओं का व्यवकलन व गुणन के अंतर्गत भी समवर्त होती है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रमेय संख्या a बटा b a या b के किस मान के लिए भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्मों के नाम लिखो। पहला है -3/2 इंटू 5/7 इंटू 3/4 बराबर -3/2 इंटू 5/7 इंटू 3/4। दूसरा 1/2 प्लस -3/4 बराबर -3/4 प्लस 1/2। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 प्लस -1/4 प्लस 7/9 बराबर 3/5 बड़ा कोष्टक शुरू -1/4 प्लस 7/9। और चौथा है, चौथे का चौथा -13/17 इंटू 4/15 बराबर 4/15 इंटू -13/17। पांचवा क्वेश्चन है, प्रमेय संख्याओं का वह कौन सा गुणधर्म है जो योग, व्यवकलन, गुणन व भाग चारों क्रियाओं के अंतर्गत लागू होता है। छठा क्वेश्चन है,
किन किन गणितीय क्रियाओं के अंतर्गत साहचर्य गुण धर्म लागू नहीं होता। और 7वां क्वेश्चन है, कोई दो दो उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि योग व गुणन क्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्रम विन्वय हैं। और 8वां क्वेश्चन है, क्या व्यवकलन व भाग क्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं साहचर्य हैं? यदि हाँ या ना तो एक एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।